साथियों, मैं आज 29 जुलाई को आपके साथ बात कर रहा हूँ। जिस तारीख का एक विशेष महत्व अपनी जो कथित नई शिक्षा नीति है उसके साथ भी है। मैं बड़ी नम्रता से लेकिन साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये तथाकथित नई शिक्षा नीति ये खानगीकरण का एक नया नाम और नव रूप है। शिक्षा नीति के दिशा में जो मौलिक चिंतन, जो मूलगामी चिंतन रविन्द्रनाथ ने और गांधी जी ने किया, नया जमाना भी और अपनी विरासत भी, उसको साथ लेकर व्यष्टि, समष्टि और प्रकृति, ये सबको एक समन्वित अभिगम से देखकर एक जो नई सोच बना रहे थे। स्वराज के बाद उससे हमारा जीवन संपर्क छूट गया है और इन स्पाइट ऑफ कोठारी कमीशन एंड अदर रिकमेंडेशंस, इन स्पाइट ऑफ राधाकृष्ण कमीशन एंड अदर रिकमेंडेशंस, आज तो हम एक ग्लोबल दुनिया में रेट रेस के लिए जो शिक्षा चलती है उसके एक माने में बिल्कुल गुलाम हो गए हैं और कथित शिक्षा नीति में इससे छूटने का, कोई नई बात के लिए जाने का, अरे भाई कोई ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो कर दीजिए। हमारे संविधान का जो आदेश है कि हर बच्चे को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मुहैया कराना, आप ये भी नहीं कर पाए, यानी ये आपके शासकीय राजकीय संकल्प का हिस्सा ही नहीं है। और आरटीई हालांकि नागरिक समाज की सक्रियता के कारण उसका एक रोल बन रहा है, फिर भी देश के कितने कोने में और कितने तबकों में आज भी आरटीई एक शल्य की तरह सुई हुई व्यवस्था है और जो किसी इसके चैतन्य स्पर्श से अहल्या हो सकती है, लेकिन आज तो वो शल्य की तरह एक सोई हुई बात है। तो मैं आज इसके लिए ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, एक रेफरेंस इतना करके चला जाता हूँ कि माय बेसिक कंटेंशन इज़ के स्वराज के बाद हमें जिस प्रकार से भारत निर्माण करना चाहिए और जिस दिशा में शायद कुछ न कुछ कोशिश होती भी रही, उससे काफ़ी विपरीत दिशा में हम आज जा रहे हैं। हमारा शासन गुजरात में जो है और दिल्ली में जो है भाजपाई शासन, ये उसका शीर्ष नेतृत्व अब स्वराज के अमृत पर्व की बात कर रहा है। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर और फिर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से और बीच में 9 अगस्त को कहीं न कहीं आपको आज के राजकीय शासकीय अग्रवर्ग की भाषा में, परिभाषा में भारत का और स्वराज का अपनी किस्म का एक उल्लेख मिलेगा स्वातंत्र्य के अमृत पर्व को लेकर के। हो सकता है कल परसों वो मन की बात में भी उसका जिक्र हो, लेकिन हमें जो समझ कर चलना चाहिए कि भारत कहते हुए हमारे स्वातंत्र्य सैनिकों ने जिस प्रकार के भारत का सपना देखा था, ये सपने में जैसे एक और अखंड भारत था, उसी प्रकार से
भारत के सब हिस्सों को अपने अपने व्यक्तित्व के साथ सामूहिक आत्मीयता का अनुभव हो, ऐसी एक पुख्ता स्वायत्त सोच भी थी। आज ये पुख्ता स्वायत्त सोच वाली ये विचारधारा या वैचारिक अभिगम भारत के संदर्भ में कहाँ मिलेगा? आप देखिए, असम और मिजोरम एक ही पार्टी का शासन है और वो भी राष्ट्र को मानो जैसे कि अपनी कोई स्पेशलिटी हो, अपनी कोई ट्रेडमार्क पहचान हो, या दिल के दिल में अगर देखें तो बपौती हो, ऐसे वो राष्ट्र की बात करने वाले भाजपा का शासन दोनों राज्य में है, मिजोरम में भी और असम में भी। बट एज ऑफ टुडे वी हैव अ फीलिंग and naturally we feel disturbed, we feel concerned, we feel agitated and we feel irritated, but basically disturbed and concerned कि ये एक देश के अंदर टू वॉरिंग नेशंस या टू वॉरिंग स्टेट्स ये एक ही शासन के नीचे, एक ही पक्ष के शासन के नीचे कैसे हो सकता है? मतलब आज के जो शासक की अग्रवर्ग है उसकी नेशन की जो सोच है उसमें एक खास तबके के अलावा बाकी उसका स्थान शायद शंकास्पद है, काबिले गौर, काबिले तपास है। अब देखिए, देश में जितने राज्य हैं आज क्या हाल है? जैसे कांग्रेस को सब सलाह देते हैं, अभी ममता बनर्जी ने जो एफर्ट शुरू किया दिल्ली पहुंच के 4-5 दिन अपना कैंप वहाँ लगा के, तो ठीक है। तो उसमें एक बात सबके सामने आई कि भाई ये विपक्षी नॉन बीजेपी अगर कोई एका करना है तो कांग्रेस विल हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको ये रीजनल पार्टीज के लिए कोई स्पेस देना होगा। दैट्स राइट, एंड इफ कांग्रेस डजंट अंडरस्टैंड इट तो उसका भी नुकसान है और देश में लोकतंत्र की एक लड़ाई के हिसाब से भी कुछ नुकसान है। बट एज अगेंस्ट कांग्रेस, so far as BJP is concerned, I have a basic contention to make कि आपके बीजेपी की जो नेशन की सोच है उसमें ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली जो सोच है, एक आर्यावर्त वाली जो सोच है, इससे देश का काफ़ी हिस्सा अपने को अलग महसूस करता है। तो ये जो रीजनल पार्टीज है जो इस प्रकार की अलग अलग अस्मिताओं को प्रतिनिधित्व व चिन्हित करती है, मैं कोई अलग नेशन की बात नहीं करता हूँ, पार्ट ऑफ द सेम इंडियन नेशन, लेकिन उनका एक अपना व्यक्तित्व है, अपना एक स्वरूप है। तो उस स्वरूप को एक प्रकार से उसमें एक संविधान की मर्यादा में एक फ्रीडम मिले, ऐसा एहसास हो, ये बीजेपी के विश्व दर्शन में शायद इसका स्थान नहीं है। तो ये कारण है कि असम और मिजोरम में एक ही पक्ष होते, एक ही दल होते हुए भी आज इस प्रकार से। अब देखिए, पूर्वोत्तर भारत का तो क्या प्रश्न है। ये जब वाजपेयी की सरकार थी तो द देन होम मिनिस्टर, नंबर 2 in the cabinet, deputy prime minister, and of course prime minister in waiting, अडवाणी ने एक बात मार्के की कही थी कि दिल्ली के दरबार में, दिल्ली के दफ्तर में देश का काफ़ी हिस्सा इस प्रकार से जैसे एज इफ इट डजंट मैटर, नॉन एग्जिस्टेंट, सारे का सारा नॉर्थ ईस्ट का ये हाल है।
अब देखिए, ये अपनी मीराबाई चानू, इसने देश को कीर्ति अपाई मैदान ने उसमें जीत के। तो हमने कहा देश की बेटी, आप दिल्ली में जाइए, जो अनिच्छनीय वारदातें होती है युवजन और ख़ास करके महिलाओं के साथ, उसमें नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां क्यों टारगेट होती हैं, क्यों वो देश की बेटी नहीं है? तो ये हमारे देश की एक बेसिक कमजोरी है कि हमें हमारे अपने लोग पराये लगते हैं। और नॉट मियरली दैट, हमें हमारे अपने लोग पराये लगते हैं। और ये आज देश की बेटी करके हम आगे बढ़ रहे हैं मीराबाई चानू के नाम से। बट ऑल सेड एंड डन, एज ऑफ टुडे पूर्वोत्तर भारत में कितना बड़ा समुदाय ऐसा है जिसके लिए वो पूर्वोत्तर है और हम भारत है। यानी हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, बट दे आर पूर्वोत्तर, और हमारे बारे में वो सोचते हैं कि हम भारत है। अब बीजेपी का जो राष्ट्र दर्शन है उसमें इस प्रकार की एक स्वतंत्र व्यक्तिता और फिर आत्मीयता, उसका ये उसके राष्ट्रवाद के ख्याल में उसका स्थान नहीं है। यू कैनॉट थिंक ऑफ बीजेपी of creating a Kalelkar, a grand combination of Tagore and Gandhi, and who had disciples like Natwar Gandhi, के जो भाई वहाँ गए, लाइक नटवर ठक्कर, के जो नागालैंड में गए और बस गए और वहाँ के हो गए। और एक प्रकार से नागालैंड had there been no JP and his peace mission and his friendship with the Naga leaders and people, तो नागालैंड आज भारत के यूनियन में नहीं होता। वो तो रेवरेंड स्कॉट और फिजो का नागालैंड था। बट नागालैंड अगर भारत में संविधान के तहत आज है तो वी ओ इट टू जेपी। तो जेपी ने कोई ऐसे नेशन की बात नहीं की थी जो आपका व्यक्तित्व खत्म कर दे और हिंदुस्तान की तर्ज पर चले। तो ये सोचने वाली बात है कि एक ही पार्टी का शासन होते हुए भी एक और बात जिससे आज तक भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में सकारात्मक रूप से सोचने वाले, खंड दर्शन से बचने वाले लोग भी काफ़ी प्रगति नहीं कर पाए, वो क्या है कि इस देश का जो आदिवासी तबका है उसको आपके अंतर्गत कोई इकाई की तरह ट्रीट करते हैं। दे आर सेकेंडरी। हालांकि ये जो नए कानून होते चले आज़ादी के बाद, वो प्रावधान तो सब अच्छे हैं, जो आदिवासियों को और वनवासियों को इस अपने अधिकार देने मुहैया करने वाला ये सब कानून है। बट आप देखिए, जैसे मैंने मिज़ोरम और असम के बारे में टिप्पणी की, असम में आप चले जाइए, उसकी अभी तक जो असमिया ये इस्तेमाल होती थी उसमें भारत के बाकी हिस्से से कोई आया वो बेसिकली उनके लिए विदेशी था। ये हमें ये वास्तविकता समझना चाहिए। मैं कोई अलग अस्मितावाद का और भारत के विभाजन का कोई समर्थन करने के लिए से नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपको एक आत्मीयता के साथ उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए सब प्रदेश को यह करना है। जरा पुरानी बात में चला जाइए, आंध्र में तेलुगु देशम क्यों हुआ?
and why the hell NTR emerged as the leader. कांग्रेस का शासन था और अंजैया थे शायद, इफ आई डोंट फॉरगेट, मुख्यमंत्री, और कांग्रेस लीडर मे बी संजय और राजीव, आई थिंक इट वाज, बट द वे ही ट्रीटेड अंजैया, तो सारा तेलुगु प्राइड वो अपने को हताहत महसूस करने लगा, और उस हताहत महसूस करने में से एक आंध्र अस्मिता का प्रादुर्भाव हुआ, जो एनटीआर के नेतृत्व के रूप में इमर्ज हुआ। एंड और काफ़ी, मेरे ख्याल से कम से कम 10 साल तक आंध्र की राजनीति में ये तेलुगु अस्मिता की जो राजनीति एनटीआर के जरिए मुखरित हुई, उसका एक रोल रहा, क्योंकि दिल्ली हैज टू अंडरस्टैंड, एंड if Mrs. Gandhi had to understand, much more so the present बीजेपी leadership has to understand कि आप दिल्ली में है तो कोई वाइसरॉय की गद्दी पर नहीं है, आप डल हाउस ही नहीं है जो देश के राज्यों के साथ खालसा नीति लेकर चले। ये अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपका देश नहीं बन पाएगा। आपका जो, हमारा तो है ही, लेकिन आप जिसके बारे में जरा ज़्यादा जुस्से से बोलते हैं, ठीक है भाई, आप आज दिल्ली में राज करते हैं तो बोल सकते हैं, बट प्लीज रियलाइज कि ये आप क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की मजबूती, ये आपका एक बड़ा स्लोगन रहा। आप मुझे बताइए, द वे पेगासस डिटेल्स हैव कम आउट, अगर आपके लोगों के बारे में आप खुद तो ये कर रहे हैं एक प्रकार से जासूसी, बट आपका कनेक्शन अगर बाहर के उससे है, तो मतलब आपके लोगों की माहिती जो जासूसी करके आप इकट्ठा कर रहे हैं वो कहीं और भी हो जा रही है। हालांकि आपको भी अधिकार नहीं है कि इस प्रकार से आप देश के अपने लोगों के सामने एक साजिश, यानी साजिश को स्वरूप में देखिए, आपके अपने मिनिस्टर्स भी उसमें आपके उसके अंतर्गत है। तो एंड द तृणमूल regime in West Bengal, it had at least some courtesy, real और apparent, जो भी कहे, कि उसने कहा कि हम जस्टिस लोकुर और साथियों के जरिए ये पेगासस की, सो फार एज वेस्ट बंगाल इज कंसर्न, हम उसकी एक तपास कराएंगे। इट इज दिस मिनिमम ऑफ डिसेंसी एंड डेकोरम, not that I have lost for Mamta ji, or I mean, I may have a critical viewpoint about Trinamool's role in certain respects. बंगाल को अगर सही में नया नेतृत्व चाहिए तो वो नेतृत्व कहाँ से इमर्ज होना चाहिए था, वो नंदीग्राम और सिंगूर का जो मैसेज था उसमें से इमर्ज होने चाहिए। ममता है, ये नंदीग्राम की, सिंगूर की लाभार्थी है, लेकिन पूरे स्वरूप में नंदीग्राम और सिंगूर का मैसेज उन्होंने आत्मसात किया है। आई हैव माई डाउट्स। आई एम हैप्पी अबाउट हर विक्टरी एज अगेंस्ट द बीजेपी फोर्सेस, बट even after being happy for her victory vis-a-vis BJP, I, as a citizen of India, naturally like to raise certain questions. But अभी तो मैं ये कह रहा था कि आप देखिए, जस्टिस लोकुर की सेवा पश्चिम बंगाल की सरकार लेती है कि भाई ये पेगासस में ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा की इतनी बातें करती है,
उसको ये चिंता नहीं है कि ये तपास करना चाहिए, बल्कि ये तपास करने में नहीं करने में उसका इट सिम्स कि उसका अपना एक स्थापित हित है। बीजेपी के लोगों ने शशि थरूर की अध्यक्षता वाली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बॉयकॉट कर दी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में बात आने वाली थी कि ये पेगासस का क्या, क्योंकि ये आईटी इट इज अ कमेटी डीलिंग विद आईटी, तो ये आने वाली थी, तो ये हो गया। तो मुझे क्या लगता है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें मैं भी जस्ट लाइक द बीजेपी लीडर्स, संघ परिवार के जो आका है उनकी तरह मैं भी और हम भी ये तो चाहेंगे कि भाई भारतवर्ष की स्वतंत्रता को 75 साल हो रहे हैं, तो हम स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में जाए और उससे कुछ समझकर आगे चलने की कोशिश करें। बट ये समझना क्या है, दे विल कोट भगत सिंह पार्शली। इनका भगत सिंह हिंदू मुस्लिम एका में मानने वाला भगत सिंह नहीं है, क्योंकि भगत सिंह ने सशस्त्र उसकी बात की थी, तो उसका नारा और लगाना, झंडा उठाना ठीक लगता होगा, बट भगत सिंह स्टूड फॉर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ये इनका भगत सिंह नहीं है। आप लोकमान्य का नाम लेंगे, हम भी लेंगे, क्यों नहीं, वी आर ऑल हैप्पी कि भाई ये लोकमान्य तिलक आए तो इन्होंने ये नारा दिया कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे, हाँ ये इट्स माई बर्थ राइट। हालांकि एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिस इज अ स्लोगन दैट वाज नॉट फर्स्ट यूज्ड बाय लोकमान्य, it was Mr. Batista who later on became mayor of Bombay। वो बाद में बने, बैक इन 1925 बाटिस्टा became mayor of Bombay। तो ये बाटिस्टा साहब ने ये यूज किया था। ऑफ कोर्स दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम ए सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न, ये जो स्वाभाविक रूप से वेस्ट के फ्रीडम फाइटर्स ने जिस आवाज में बात की, तो अच्छा ही है। और ये शख्सियत तो सारे देश में मानी हुई शख्सियत तो लोकमान्य की थी, तो लोकमान्य के नाम से इसका चलना, इसमें कोई गलत भी नहीं है। इन्होंने नहीं कहा होता तो इतना ये व्यापक भी नहीं हुआ होता। बट आप देखिए, आई हैव टू ऑब्जर्वेशंस टू मेक ऑन लोकमान्य। ये 75 साल मनाते वक्त हम चालू करो, तो आई हैव विथ ऑल माई रिस्पेक्ट फॉर Bal Gangadhar Tilak, I have to make two observations, fundamental. I don't think the present dispensation has given due notice to it. लोकमान्य की एक बड़ी मर्यादा ये थी कि वो धार्मिक रूढ़िदास्य से बधे हुए थे। इन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेशोत्सव वगैरह शुरू किया और एक मेन स्ट्रीम की, एक नेशनलिज्म की हवा तो उभी की, खड़ी की, जिसका एक रोल था। इवन देयर इज, यू विल कम अक्रॉस अ टैगोर पोएम ऑन शिवाजी ऑल्सो, इट इज अ रोल टू प्ले। बट लोकमान्य हैड नो फाइन अंडरस्टैंडिंग कि भाई शिवाजी आए तो आज जिनको आप ओबीसी कहते हैं, इस प्रकार के सब सरदार उनके साथ आए, विच वॉज समथिंग न्यू। इट वॉज अ न्यू फिनोमिनन। खैर वो बात छोड़िए। जब शाहू महाराज ने एक प्रगतिशील अभिगम लिया
शूद्रों को, दलितों को समाज में स्थान देने का, गौरव देने का, उनकी प्रगति के लिए रास्ता करने का, तो लोकमान्य के उसमें शाहू महाराज का कोई स्थान नहीं था। शाहू महाराज जो समाज के अंदर स्वतंत्रता सबको मिले, इसकी एक सोच वाले थे उस जमाने में। तो इन लोकमान्य स्कीम ऑफ थिंग्स यू विल नॉट कम अक्रॉस इट, एंड ही मे जॉइन इश्यू। ये मैं, और दूसरा, हम सब प्रसन्न है और बिल्कुल होना चाहिए। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक है, कबूल फरमाते हैं। बट द सेम लोकमान्य, व्हाट वाज हिज डेफिनेशन ऑफ स्वराज? 1920-21 तक हमारी राजनीति में स्वराज ये विद इन द एम्पायर था, यानी एक इंडिविजुअल या छोटे कॉल्स थे पूर्ण स्वराज के। बट 20-21 तक तो स्वराज की जो डेफिनेशन थी वो एज अ पार्ट ऑफ द एम्पायर थी, इट वाज होम रूल। तो ये होम रूल से मुकम्मल आज़ादी तक आते आते तो 1930 तक हम पहुंच गए। तो इसमें ये कोई लोकमान्य पर मेरा रिफ्लेक्शन है या गांधी आगे थे पीछे थे, ये मेरा कंटेंशन है अभी। इट इज़ नॉट द पॉइंट दैट आई वांट टू आर्ग्यू और पुट फॉरवर्ड। मेरा कहना ये है कि स्वराज जब आप कहते हैं तो परचक्र से मुक्ति और अपने यहाँ अपने सामाजिक ढांचे में भी सबको मुक्ति का एहसास, ये एक दो ओर से चलने वाली बात है। तो गांधी टॉकिंग ऑफ सोशल रिफॉर्म अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल बैटल, ये लोकमान्य के पल्ले नहीं पड़ता था। गांधी टॉकिंग ऑफ सोशल रिफॉर्म अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल बैटल, ये लोकमान्य के पल्ले नहीं पड़ता था। मैं आपको बड़ी नम्रता से कहूँ कि भाई 1920 में जब अगस्त की 1 को लोकमान्य का निधन हुआ और उनकी अर्थी को अलॉन्ग विद अदर पीपल, गांधी ने उनकी अर्थी को अपना कंधा दिया, तो स्वराज की जो स्ट्रगल थी वो एक नए स्वरूप में सोशल रिफॉर्म एज वेल एज पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये दोनों मिलके एक नए स्वरूप में ये आई। तो ये इट वाज स्विचिंग ओवर, एक प्रकार से बैटन गांधी के पास गई, जिसमें सोशल रिफॉर्म की बात अंतर्गत थी, निहित थी, विच जो महाराष्ट्र के एक काफ़ी तबके को कब तक वो हजम नहीं हो पाई। इसलिए तिलक के जाने के बाद हिंदू महासभा ने अपने को अनाथवत महसूस किया और अलग गठन किया। और क्योंकि लोकमान्य में तो एक उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि ये सबको आश्रय मिल जाता था। गांधी का भी बड़ा व्यक्तित्व था, सबको आश्रय मिल सकता था। लेकिन ये जो नई बात सामाजिक एकता की, ये जो गांधी कर रहे थे, आई हैड अ डिस्कशन विथ SM जोशी, जो महाराष्ट्र के बड़े समाजवादी नेता और गुजराती पढ़ लेते थे, जानते थे, साबरमती जेल में रहे थे। मैं जब उनको 74 में मिला, 55 में, तो मैंने पूछा कि आज अभी आपका कोई गुजराती का कांटेक्ट चालू है कि नहीं है, क्योंकि साबरमती जेल में थे तो पढ़ लेते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल, मैंने अभी ये आपके दर्शक की कादम्बरी सोक्रेटिस का पठन किया। तो ये SM थे।
गुलाबदास ब्रोकर को जानते थे क्योंकि जेल में साथ थे कभी। तो एसएम जोशी ने मुझे 2 बात कही थी। अब क्योंकि हम इतिहास को आने वाले 75 के और पीछे 75 उसके एक कैनवास पर देख रहे हैं, तो मैं आई विल जस्ट लाइक टू कोट एसएम जोशी। एसएम ने कहा कि हम देश देश की पुकार करते थे, लेकिन पहली बार हमें एक सेक्युलर अप्रोच का ये जो एहसास हुआ हमारे समाजवादियों में, we owe it to Yusuf Meherali, who later on became one of the youngest mayors of Bombay and a great fighter. And अगर उनके पास ज़्यादा साल होते, ये एट अबाउट एज ऑफ 50 और सो, वो तो चल बस है, शायद 50 से भी छोटी उम्र होगी, तो ये आज़ाद भारत में भी ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस बिहाइंड दिस स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया। ये जो क्विट इंडिया का स्लोगन है, इट वॉज ए कॉइनेज शायद यूसुफ मेहरली का था। हालांकि ये हो सकता है जैसे बाटिस्टा और तिलक की बात मैंने कही, ये कहीं आया हो, लेकिन जो यूसुफ मेहरली कि जिसने चलाया और ये सारे देश में एक जस्ट लाइक वाइल्ड फायर ये क्विट इंडिया का स्लोगन ये पहुंच गया। तो ऐसे मुझे कहते थे कि यूसुफ मेहरली ने हमें एक सेक्युलर नेशनलिज्म की दीक्षा दी। फिर ऐसे एडेड वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हम सब, आई एम कोटिंग एसएम, हमारा राष्ट्रवाद तो सब लोकमान्य तिलक और स्वातंत्रवीर सावरकर से बना हुआ था। उसमें खास करके सावरकर में कोई सेक्युलर गुंजाइश नहीं थी, और लोकमान्य में और सावरकर में हमें कभी ये महसूस नहीं हो रहा था जो गांधी के बाद महसूस हुआ कि स्वराज की लड़ाई ये केवल स्वतंत्रता की नहीं है, ये समानता की भी है। तो समानता बीइंग अ फंडामेंटल पॉइंट इन स्वराज स्ट्रगल, ये महाराष्ट्र की राजनीति में लोकमान्य से लेकर सावरकर तक की उसके सारे रंगपट में हमने कभी महसूस नहीं किया था। इट वॉज गांधी जिसके प्रवेश से हमने महसूस किया, यंग एसएम, कि भाई ये अगर हम समानता की वैल्यू को ये नहीं कर पाते हैं तो स्वतंत्रता एक पैरालाइज स्वतंत्रता होगी। पॉलिटिकल फ्रीडम बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ एंड वी हैव टू फाइट फॉर इक्वालिटी ऑल्सो। ये संदेश जो हमें न मिला लोकमान्य से, न मिला सावरकर से, वो गांधी से मिला। ये महाराष्ट्र की समाजवादियों की एक बात मैंने यूँ कही ये समझने के लिए, नॉट दैट आई बाय अ सोशलिस्ट लाइन और अ लेफ्टिस्ट लाइन और अ मार्क्सिस्ट लाइन और अ कांग्रेस लाइन। मैं इतिहास के छात्र के नाते ये रखना चाहता हूँ कि स्वातंत्र संग्राम में कैसे कैसे मूल्य धीरे धीरे उभर करके आए, और जो लोग पूर्ण स्वराज की बात 1930 में मुकम्मल आज़ादी का जो प्रस्ताव हो लाहौर में रावी के तट पर, उसकी बात नहीं, 1929 में उसकी बात नहीं मैं करता हूँ, बट पहले भी लोग पूर्ण स्वराज का नारा देते थे, लेकिन पूर्ण स्वराज का ये जो सोशो इकोनॉमिक उसका जो ये कंटेंट है, उसकी जो आर्थिक सामाजिक ये सामग्री है, कंटेंट, अंतःसत्व, उस अंतःसत्व पर बिफोर गांधी इतने मास स्केल पर ये कभी नहीं था। तो ये गांधी, नेहरू, पटेल, या अलग सिरे से देखे तो ये रविंद्रनाथ और हमारे संस्कृति पुरुष, ये सब उनका एक योगदान है। अगर इनको हम नहीं समझते हैं
तो स्वराज के 75 साल का हमारा नारा ये बेमानी होगा। और आज तक पिछले ये 7-8 साल में हम जो देखते आए हैं कि एक नया नारा देना और फिर एक नया एक प्रोग्राम वैसे कैसे उसकी आवाज़ उठानी, आवाज़ शोर मचाना और हमारे बेसिक इश्यूज से हमें गुमराह करना, ये जो एक ओपिएटिंग पॉलिटिक्स, आपको अफीम की तरह गुमराह करने वाला जो पॉलिटिक्स हो सकता है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने एक हमारी सोच साफ नहीं की, तो हो सकता है कि स्वराज के अमृत पर्व का उत्सव भी एक प्रकार के अफीम में बदल जाए और हम हमारे बेसिक इश्यूज से कट जाए। तो आज मेरा कंटेंशन ये है कि आज के निज़ाम को, आज के शासन को हम भारत की जो सोच स्वातंत्र संग्राम में डेवलप हुई, जिसमें 1930 आते आते गांधी से भगत सिंह तक सबका कंट्रीब्यूशन था, जिस सोच में कई सुभाष भी थे, कई और लोगों भी थे, ये सब थे, लेकिन उसमें दो बात बेसिक थी। एक, देश की आपकी परिभाषा, राष्ट्र की आपकी परिभाषा को कम्युनल नहीं होगी और उस राष्ट्र में आर्थिक सामाजिक न्याय होगा। ये दो एक जो कॉमन मिनिमम एंड बाय एंड लार्ज ए सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टू जमहूरियत, लोकतंत्र के लिए एक निष्ठा और आर्थिक सामाजिक समता के मूल्यों की निष्ठा, और देश सबका है, कोई टुकड़े में उसके लिए सोचना नहीं है। ये एक ख्याल, ये हमारी 1947 तक पहुँचते पहुँचते और 1950 में हमने जो हमारा संविधान बनाया, वहाँ तक आते आते इसके एनश्राइन हुई है। अब ये जो एनश्राइन वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज का निज़ाम उसके हिसाब से कहाँ है और कैसे सोचता और क्या उसका बर्तन क्या है, ये मेरे ख्याल से स्वराज के 75 साल की उनकी जो एक उत्सव आयोजना, उसमें सेंध लगा के हमें एक आर पार की सोच से जाना चाहिए और हमारी विरासत को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा एक विनम्र निवेदन है जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की।